हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सब। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। पिछले सेशन में जो हम लोग लाइव क्लास के माध्यम से साइंस की पढ़ाई किए थे, उसमें हमने लाइट में पूरी कहानी परावर्तन से संबंधित जो भी बातें थी सारा कुछ बता दिया था। परावर्तन के नियम क्या होते हैं, परावर्तन कैसे होता है, दर्पण से परावर्तन किस तरह का होता है। दर्पण में हमने आपको बता दिया था कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, दो प्रकार के दर्पण होते हैं। एक समतल दर्पण होते हैं, गोली दर्पण होते हैं। समतल दर्पण अकेला होता है, उसका कोई कैटेगरी नहीं होती है, यानी समतल दर्पण सिर्फ एक कैटेगरी का होता है। जबकि जो गोली दर्पण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। फिर हमने गोली दर्पण से संबंधित जो भी छोटी छोटी बातें थीं, जैसे वक्रता त्रिज्या क्या होती है, वक्रता केंद्र क्या होता है, ध्रुव क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होते हैं, द्वारक क्या होता है, दर्पण का व्यास क्या होता है, सारा कुछ हमने डिस्कस कर दिया था। फोकस के बारे में, फोकस दूरी के बारे में, वक्रता त्रिज्या के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे ये गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब को कैसे बनाते हैं, उसको बनाने का नियम क्या है, उसी नियम को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए मैं आपको बहुत अच्छे ढंग से पहले परावर्तन के नियमानुसार, चूँकि जो भी दर्पण होते हैं उसमें परावर्तन की घटना होती है। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे लेंस में अपवर्तन की घटना होती है, जबकि दर्पणों में परावर्तन की घटना होती है। तो मैं परावर्तन की घटना को एक बार और आपको अच्छे से डिस्कस करता हूँ। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक है गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इसी को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना, देखिए दर्पण शब्द लिखा हुआ है। दर्पण जब भी आपके सामने आ जाए विज्ञान में, तो ये जान लीजिए कि उसका जो दो सरफेस होते हैं, किसी भी कांच की अगर कोई पट्टी है, कांच मतलब शीशा अगर कोई है, तो उसके दो सरफेस होते हैं, एक राइट एक लेफ्ट। अगर वो दर्पण होगा तो एक साइड, चाहे वो लेफ्ट वाला साइड हो या राइट वाला साइड हो, उस पर पॉलिश होती है। तो अगर पॉलिश किया हुआ, आपसे पूछा है दर्पण की पहचान क्या है, तो आप कहेंगे कि उसके एक तरफ पॉलिश होता है, दूसरा तरफ सादा होता है, मतलब केवल शीशा आपको दिखता है, कांच दिखता है। तो एक तरफ एक कांच दिखेगा, दूसरे तरफ आपको कांच नहीं दिखेगा बल्कि पॉलिश दिखेगी। इसको हम लोग दर्पण कहते हैं। अब दर्पण, इसको हम लोग समतल दर्पण कहते हैं क्योंकि ये प्लेन है। यही हमारा ऐसे होता है दर्पण, ऐसे भी होता है। ये कांच की कुछ मोटाई होती है, कुछ मोटा कांच होता है, ये कांच की मोटाई है। और दर्पण एक ऐसे होता है जो इधर पॉलिश लगा दी जाती है, लाल पॉलिश आपको मिलेगी, ये भी दर्पण है। तो दर्पण की एक पहचान होती है कि एक तरफ तो आपको कांच दिखेगा, शीशा दिखेगा, जबकि दूसरी तरफ आपको शीशा नहीं दिखता है बल्कि पॉलिश दिखती है। तो हमारी पॉलिश वाली कहानी है, दर्पण वाली कहानी है। अब प्रतिबिंब का बनना हम लोग सीखेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं कैसे प्रतिबिंब बनता है। देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा परावर्तन के नियमों को एक बार पुनः जान लिया जाए। परावर्तन में क्या होता है कि ये कोई समतल दर्पण पर, मैं आपको परावर्तन की कहानी बताता हूँ। ये आपका समतल दर्पण है। इस पर जब किरणों को हम लोग आपतित कराते हैं, आपतित कराना का मतलब किरण का गिरना या पड़ना। जैसे इस पर पड़ी किरण, गिरी, टकराई, जो भी भाषा यूज कर लीजिए। शुद्ध शब्द में विज्ञान की भाषा में कहते हैं किरण आपतित हुई। आपतित माने गिरना। जब किरण गिरती है किसी पॉइंट पर, तो उस पॉइंट पर एक अभिलंब खींच लेते हैं। वो अभिलंब जो है सीधे 90 डिग्री, इधर भी पूरा 90 डिग्री, इधर भी पूरा 90 डिग्री होता है। ये एंगल 90 डिग्री, इधर भी एंगल 90 डिग्री, इसको बोलते हैं अभिलंब। और कहानी ये होती है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो एंगल बनता है, ये एंगल अगर 40 डिग्री हो, 40 अंश, तो ठीक इधर 40 अंश पर परावर्तन की घटना होती है। ये बातें आपके दिमाग में होना चाहिए। परावर्तन का नियम भी है। परावर्तन के दो नियम है, आपको बताया गया। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, इसको आपतन कोण कहते हैं, इसको परावर्तन कोण कहते हैं। तो ये परावर्तन का नियम भी है। और एक बताया गया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर एक खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। परावर्तन के दो नियम होते हैं। तो मैं आपको ये डिस्कस कर रहा हूँ कि ये कोण एक कोण बराबर होता है,
ये आप छोटी कक्षा से भी पढ़े होंगे परावर्तन के नियम को, ये कोई नई बात नहीं है, हम लोग दैनिक जीवन में यूज भी करते हैं। चलिए, अगर इस एंगल को हम घटा दें, छोटा कर दें 20 डिग्री, तो ऑटोमेटिकली ये ऐसा सिचुएशन होता है कि ये भी घट के 20 डिग्री इधर से हो जाता है, 20 डिग्री। फिर इसको और मैं घटा दूँ, इसको 10 डिग्री कर दूँ तो ये भी 10 डिग्री हो जाता है। अगर इसको मैं सीधा डाल दूँ, सीधा डालने का मतलब एक रेखा थी या उसके ऊपर दूसरी रेखा आ गई, यहाँ थीटा का मान 0 हो गया, कोई कोण ही नहीं बना। तो कोई कोण नहीं बना तो इसको हम लोग 0 डिग्री कोण कहते हैं। जैसे हम कहें कि मेरे पास कुछ नहीं है, इसका मतलब मेरे पास 0 पैसा है, उसको हम कहेंगे मेरे पास कोई पैसा नहीं है, तो उसका उत्तर है कि मेरे पास 0 पैसा है। तो चाहे हम कहें मेरे पास कोई पैसा नहीं है या मेरे पास 0 पैसा है, कहीं कोई कोण नहीं बना, इसका मतलब कोण 0 बना। तो जब 0 डिग्री पर कोई किरण आपतित होती है तो 0 डिग्री पर परावर्तित भी हो जाती है, क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। तो इस बात को हम लोग दिमाग में रखेंगे तब ये चीज़ें समझ जाएंगी। अब आइए अपने सवाल पर हम लोग आते हैं। गोली दर्पण से प्रतिबिंब बनाने में हम लोग 2 किरण लेते हैं, पहली किरण और एक दूसरी किरण। कौन कौन सी किरण ले सकते हैं? एक हम लोग सी से होता हुआ, सी माने वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र से होता हुआ ले सकते हैं। दूसरा हम एफ से होता हुआ यानी फोकस से होता हुआ, फोकस। तीसरा हम लेते हैं पी, पी माने ध्रुव से होता हुआ। तो ये ध्यान रखिएगा, जब भी फिगर बनाएंगे तो ये 3 कहानी है, इसमें से कोई 2 पहला दूसरा यूज कर सकते हैं तब भी फिगर बनेगा, दूसरा तीसरा यूज करेंगे तब भी फिगर बनेगा, और पहला तीसरा यूज करना तब भी फिगर बनेगा। तो हम जनरली 2 किरणों को लेते हैं। वो 2 किरण कौन कौन सी होंगी? एक वक्रता केंद्र से जाती हुई, फोकस से जाती हुई, इन दोनों को ले सकते हैं, या इन दोनों को ले सकते हैं, या इन पहले और तीसरे को ले सकते हैं। मैं एक फिगर बना रहा हूँ, जो एक ही फिगर को मैं 3 ढंग से बना रहा हूँ, देखिए। तो जब भी फिगर बनाना होगा तो हम पी को क्लियर करते हैं। पी होता है बीच में, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, और जहाँ ये दर्पण को काटता है उसी का नाम पी है। पी को इंग्लिश में पोल कहते हैं और हिंदी में ध्रुव कहते हैं। इसको कहते हैं दर्पण का पोल, दर्पण का ध्रुव। और अगर इस सर्किल को पूरा कराएं, ऐसे कंप्लीट कराएं, तो हर सर्किल का अपना एक सेंटर होता है, वो सब आप लोग पढ़ चुके हैं। इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, वक्रता केंद्र। और इसके बीचों बीच में हमारा फोकस होता है, फोकस। तो यही 3 चीज़ें हैं, पी एफ सी, PFC। अब देखिए, मैं सबसे पहले आपको एक फिगर बना के पहले समझाता हूँ। मान लिया जाए कि कोई वस्तु ये भी है, ऐसे रखी गई है सी के बाहर, इसका हमको प्रतिबिंब इसके द्वारा बनाना है। और ये है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का मतलब बाहर पॉलिश है, अंदर हमारा शीशा है, यानी इसको कहते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस, परावर्तक तल। हिंदी में कहते हैं परावर्तक तल, परावर्तक तल, और इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सरफेस माने तल। और ये जो पीछे का हिस्सा है ये वाला, इसको कहते हैं पॉलिश्ड सरफेस, पॉलिश्ड, पॉलिश्ड माने जिस पर पॉलिश किया हुआ है। चलिए, तो हमारा जो रिफ्लेक्शन होता है वो पॉलिश वाले से नहीं होता है, इस वाले सरफेस से, यहीं से रिफ्लेक्शन होगा। अब देखिए, हम सबसे पहले किरण, एक किरण हमेशा हम लोग मुख्य अक्ष के समांतर ले जाते हैं, मुख्य अक्ष के पैरेलल। ये हमारा मुख्य अक्ष है, ये लाइन को मुख्य अक्ष कहते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ज़्यादा आप लोग अंग्रेजी पर ध्यान देंगे, अंग्रेजी शब्दों पर अच्छा रहेगा। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये किरण इसके समांतर है, इंग्लिश में इसको पैरेलल बोलते हैं, पैरेलल किरण है। तो इसका नियम ये है कि जब ये ऐसे पैरेलल जाती है तो फोकस से होके जाती है। बच्चे डायरेक्ट याद कर लेते हैं इस चीज़ को, लेकिन मैं इसको परावर्तन के नियम से आपको समझा रहा हूँ कि क्यों फोकस से जाती है। जाती तो सही बात है फोकस से, लेकिन क्यों जाती है इस बात का पहले हम लोग आंसर निकाल रहे हैं, क्यों जाती है। तो उसकी कहानी ये है कि हम लोग वही परावर्तन का नियम लगाते हैं, यही नियम। देखिए, मैं इस नियम को यहाँ यूज कर रहा हूँ। तो परावर्तन का नियम क्या है कि सबसे पहले जिस बिंदु पर किरणें आपतित होती हैं वहाँ ये अभिलंब ड्रा करते हैं, बीच वाली लाइन को अभिलंब करते हैं। तो यहाँ पर हमको अभिलंब ड्रा करना होगा। अभिलंब ड्रा करने के लिए देखिए, सी से हम इसको मिलाएंगे, तो सी से जो लाइन यहाँ पहुँचेगी ये इसकी अभिलंब होगी। अब कैसे हम जान गए कि यही अभिलंब होगी?
यहाँ तो समझ में आ रहा है कि 90 डिग्री का कोण बन गया तो अभिलंब होगा, लेकिन यहाँ कैसे 90 डिग्री का कोण बन रहा है? तो इसकी कहानी ये है कि इस पर हम लोग टेंजेंट खींचते हैं, स्पर्श रेखा है। जैसे ये वृत्त है, तो ये वृत्त है और वृत्त की स्पर्श रेखा है। आपने सारा कुछ पढ़ लिया गणित में। अगर ये स्पर्श रेखा हो और ये इसका सेंटर हो तो इसको मिलाने पर इसको रेडियस बोलते हैं, और रेडियस और स्पर्श रेखा एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो देखिए, चूंकि ये सेंटर है, इस सर्किल को अगर पूरा मैं कंप्लीट कर दूं तो ये इसका सेंटर है। तो सेंटर से जब भी हम यहाँ मिलाएंगे और यहाँ पर टेंजेंट ड्रा करेंगे तो आप समझ रहे होंगे कि 90 डिग्री का कोण ही बनेगा। 90 से न कम बनता है न ज़्यादा बनता है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये लाइन इस वाले पर, इस वाले पर, ये वाला लाइन हमारा यहाँ पर, ये वाली लाइन है, यानी ये जो समतल है वो चीज़ यहाँ हमने बना लिया समतल। तो हम इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रा करेंगे। ड्रा करने के बाद इसको मिला देंगे तो ये ऑटोमेटिकली 90 डिग्री होगा ये। अब देखिए, इस कोण को नाप लिया जाए तो ये कोण अगर 30 डिग्री है तो ये आपतित किरण अभिलंब के साथ 30 अंश का कोण बना रही है, तो फिर यहाँ से 30 अंश के कोण पर ही रिफ्लेक्ट होगी ऐसे। तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से होके जाती है, इसीलिए फोकस से होके जाती है। ये ऐसा सिचुएशन बनता है कि 30 अंश से और 30 अंश से, क्योंकि ये आपतन कोण हो गया, ये परावर्तन कोण हो गया। आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होते हैं, तो जितना एक कोण बनेगा उतना ही कोण इधर भी बनता है। तो ऑटोमेटिकली वो फोकस से ही आप होके जाएगी, दूसरा कोई सिचुएशन नहीं है। चलिए, तो आप समझ गए होंगे। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, चुपचाप रट लेते हैं कि जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं वो फोकस से पास करती हैं। लेकिन इसको हमें गणित भी समझना है कि वास्तव में ऐसा होता कैसे है। अगर एक लाइन का सवाल आपसे पूछ ही दिया जाए कि जो किरण मुख्य अक्ष के पैरेलल जाती है फोकस से होकर क्यों जाती है, तो आप इसका उत्तर देंगे परावर्तन के नियमानुसार। क्यों जाती है? परावर्तन के नियमानुसार। आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होते हैं और ऐसा ही होता है। तो जितना एक कोण होगा ठीक इतना ही कोण यहाँ बनता है। तो ऑटोमेटिकली ये दोनों कोण बराबर होने की दशा में ये फोकस से पास करती है, फोकस से। अब ये किरण ऐसे निकल गई, यहाँ हम ऐसे दिखाएंगे, इसका मतलब आपतित हो रही है। ऐसे ऐसे जाने का मतलब ये परावर्तित हो रही है। ये हमारा परावर्तक तल है, ये है आपतन बिंदु। इस पॉइंट को कहेंगे आपतन बिंदु। आपतन बिंदु माने जिस बिंदु पर किरण टकराती हैं। चलिए, तो पहली कहानी हो गई जो मुख्य अक्ष के पैरेलल गई। इसी का उल्टा दूसरी कहानी होती है। दूसरी कहानी ये है कि मैं फिगर बना रहा था, तो फिगर ही बना देता हूँ। ये किरण है, एक वस्तु है ये बी। तो एक किरण हमने मुख्य अक्ष के समांतर लिया जो फोकस से होके गई। हमने आपको बताया है कि हम लोग 3 चीज़ों पर ध्यान देते हैं, एक पी पर, एक एफ पर, एक सी पर। तो देखिए, एफ वाली कहानी तो आप देख रहे हैं क्लियर हो गई, जैसे फोकस से पास की है। एक दूसरी मैं किरण लेता हूँ, ये तो पहली किरण थी, इसको नंबर 1 लिख दें, नंबर 1 का परावर्तन हो गया। अब दूसरा हम ले रहे हैं, या तो फोकस से ले लें या हम सी से या पी से, कहीं से ले सकते हैं। तो हम पी से ले रहे हैं या सी से ले लिया जाए। सबसे बढ़िया मैं सी से ले लेता हूँ। तो ये किरण यहाँ से मैं सी से होता हुआ आगे बढ़ा दूंगा सीधे, तो ये सीधे जाएगी और फिर ये टकराएगी, यहाँ पर टकराएगी। अब यहाँ पर टकराने के बाद एक कहाँ जाएगी, कैसे जाएगी, तो इसकी कहानी है कि ये वापस चली जाएगी। देखिए, ऐसे जाएगी तो फिर ये अपने मार्ग पर तुरंत वापस चली जाएगी। क्यों चली जाएगी? क्योंकि ये अभिलंब होता है। अगर कोई रेखा सेंटर से आ रही है तो रेडियस बनती है। क्या बनती है? चूंकि वृत्त को पूरा करूंगा तो ये रेडियस बनेगी। तो रेडियस का मतलब रेडियस अपने आप में टेंजेंट पर 90 डिग्री बनाता है, यानी ये अभिलंब के डायरेक्शन में जा रही है। तो आप जानते हैं कि जब कोई किरण अभिलंब की दिशा में गिरती है, सीधा गिरती है, तो सीधे वापस चली जाती है। चूंकि ये एंगल 90 डिग्री वाली कहानी है। टेंजेंट ड्रा करेंगे तो टेंजेंट ड्रा करने के बाद ये एंगल 90 डिग्री बनेगा। तो ये अपने पाथ को पुनः ऐसे रिट्रेस कर देती है, वापस चली जाती है। वापस चली जाती है तो ये रहा नंबर 2 गया, नंबर 2 रिटर्न हुआ। ये पहली किरण थी जो यहाँ से टकराई, फोकस से पास की, नंबर 1। नंबर 2 ऐसे गई, ऐसे वापस हो गई। फिर ये दोनों किरण है, जो 2 किरण हमने लिया है, ये दोनों किरण जहाँ काटती हैं वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। ये दोनों किरण यहाँ काट दी, ये नंबर 1 वाली ऐसे निकली और नंबर 2 वाली आई गई तो यहाँ काटी, दोनों किरण यहाँ काटी, यहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब ऐसे बनता है, तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं A' B'। ऐसे यहाँ तीर लगा देते हैं, तीर बना देते हैं। तो हम कहेंगे
ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बना। जब लाइन के नीचे बनता है तो प्रतिबिंब उल्टा दिखाते हैं। देखिए यहाँ तीर ऊपर की तरफ है, यहाँ मैं तीर नीचे की तरफ दिखाया हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि प्रतिबिंब उल्टा बन गया। उल्टा बन गया फिर कहाँ बना, पोजीशन बताते हैं तो कहेंगे फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बना। दो बातें, यानी हम लोग बताते हैं कैसा बना, कहाँ बना, कैसा, कहाँ, और साइज की भी बात करते हैं, साइज। और एक चौथी चीज की बात करते हैं वास्तविक या आभासी। वास्तविक बना या आभासी बना। तो मैं आपको बता दूं कैसा बना, तो कैसा का अर्थ है उल्टा बना। आप कहेंगे प्रतिबिंब उल्टा बना। कहाँ बना, सी और एफ के बीच बना, सी तथा एफ के बीच बना। फिर साइज क्या है, तो कहेंगे छोटा। कहाँ से छोटा, वस्तु से छोटा। वस्तु देखिए ये लंबा दिख रहा है, ये बहुत छोटा बन गया, तो कहते हैं ये वस्तु है। जो जिसका बनाते हैं उसको वस्तु मानते हैं, और जो बनता है उसको प्रतिबिंब मानते हैं। तो प्रतिबिंब कैसा बना, तो कहेंगे वस्तु से छोटा बना। चलिए कैसा बना, वास्तविक बना कि आभासी बना, तो जब किरण दोनों काटती हैं एक दूसरे को सीधा सीधा, मतलब दर्पण के लेफ्ट साइड में दोनों काट दी तो वास्तविक कहते हैं। अब कभी कभी दर्पण के पीछे बढ़ाना पड़ता है डैश डैश, तो वो आभासी बनता है। अभी हम फिगर बनाएंगे आपको। तो जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो यही पूछा जाता है आपको प्रश्न दिया जाएगा कि एक किरण है, ये कोई वस्तु है जो वक्रता केंद्र से अनंत के बीच में है। ये वक्रता केंद्र और इसको अनंत मानते हैं, इधर आगे बढ़ेंगे तो इसको अनंत माना जाता है। तो कहेंगे वस्तु कहाँ रखी है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। वस्तु यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, छोटी बड़ी से नहीं, मतलब कहीं इधर, यानी वक्रता केंद्र से इधर। तो वक्रता केंद्र के इधर को कोई निश्चित दूरी न देकर के अनंत बोलते हैं। तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में अगर कोई वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। चलिए एक फिगर ये बना, ये किताब में दिया भी है, ये पेज नंबर आगे 426 पर है, और 426 का मैं आपको दूसरा बताया हूँ, दूसरा पार्ट। मैं अभी पहला पार्ट नहीं बताया हूँ, दूसरा बताया हूँ। 426 पर जो दूसरा फिगर बनाया है वो मैं आपको बताया हूँ। अब मैं आपको तीसरा बता रहा हूँ, पहला बाद में बताऊँगा। सबसे पहले दूसरा, तीसरा, चौथा हम लोग देखते चला। तो दूसरा हो गया, मैं तीसरा आपको बता रहा हूँ। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। तो तीसरी कहानी है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। तो इसमें देखिए कैसे होता है। सबसे पहले हम लोग दर्पण बनाते हैं, फिर ऐसे लाइन खींच लेते हैं। और फिगर बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप सेंटर को ट्रेस करिए। तो सेंटर कहीं यहाँ होगा। जब सेंटर ट्रेस हो जाता है तब फोकस के बारे में सोचते हैं आधे दूरी पर। फोकस ट्रेस हो गया, पी तो ऑलरेडी ट्रेस हो ही जाता है। अब हमारा जो वस्तु है वो वक्रता केंद्र पर है, मतलब यहाँ पर है। तो यहाँ पर एक वस्तु ऐसे खींच लिया जाए, इसी का हमको फिगर बनाना है। तो फिगर बनाने में पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, एकदम याद होना चाहिए हमको। मुख्य अक्ष के समांतर हमेशा पहली किरण, दो किरण लेते हैं तो पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर, और दूसरी में या तो एफ से लें, या तो पी से लें, या तो सी से लें। हमेशा एक कहानी होती है, इसको आपको याद करना है। पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर लेते हैं, जो मैं ले रहा हूँ। देखिए एक किरण ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर, इसके पैरेलल, तिरछा नहीं ले जाना, ना ऊपर ना नीचे, सीधा ले जाना, तभी पैरेलल होगा। और ऐसे तीर दिखा देते हैं। जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो रटा रटाया है, फोकस से पास करती है। वो हमेशा फोकस से सीधे चलती जाती है। ये फोकस से पास कर दे। इसको नंबर 1 मैं लिखता हूँ। नंबर 1 यहाँ से आपतित हुई, परावर्तित हो गई। अब दूसरी किरण या तो एफ से गुजारेंगे, या तो पी से, या तो सी से। तो इस सवाल में सी से नहीं गुजारता है, क्यों?
क्योंकि सी यही है, तो अगर सी से गुजारेंगे तो ये दर्पण पर जाएगा नहीं, इस पर पड़ना चाहिए वो किरण। यहाँ से लेके यहाँ तक में जब यहाँ से किरण लेंगे तो इस पर जब तक टकराएगा नहीं तब तक परावर्तित नहीं होगा। तो अगर हम ऐसे सी से ले आए तो नीचे चला जाएगा, इस पर नहीं जाएगा, तो सी नहीं ले पाएंगे। हम एफ पर ले सकते हैं, पी पर ले सकते हैं, तो मैं एफ पर ले रहा हूँ। तो देखिए एफ पर लीजिए, एफ से होते हुए पास कराएंगे तो ये दर्पण पर यहाँ टकराएगी और जो फोकस से होकर गुजरती है वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ऐसे पैरेलल हो जाती है, मुख्य अक्ष के पैरेलल ऐसे निकलती है। तो ये रहा नंबर 2, ये दूसरा नंबर है। तो ये दूसरा नंबर ऐसे आई और दूसरी नंबर ऐसे परावर्तित हो गई। चलिए अब ये दोनों किरणें जहाँ काटती हैं, ये दोनों जहाँ काटती हैं वहीं बनता है। तो दोनों यहाँ काट दिए हैं तो यहीं पर प्रतिबिंब बनता है। थोड़ा सा स्केल उसकेल का प्रयोग करने से सीधा बनता है सवाल, चूँकि मैं हाथ से बना रहा हूँ। ये दोनों किरणें यहाँ कटेंगी, यहाँ पर ये वक्रता केंद्र पर ही इसका फिगर बनता है। जो वक्रता केंद्र पर रखी जाती है उसका फिगर वक्रता केंद्र पर ही बनता है। तो आपका ऐसा बनेगा कि यही बनेगा वक्रता केंद्र पर ही। चलिए तो अब फिगर के बारे में सूचना दे दिया जाए। क्या सूचना देते हैं? 4 सूचना। पहली सूचना कैसा बना, तो इसका अर्थ है उल्टा बना, क्योंकि जब भी लाइन के नीचे बनता है तो उल्टे आप नाम लेंगे। लाइन के ऊपर बनेगा, इस लाइन के ऊपर बनेगा तो सीधा बनता है। जब भी लाइन के नीचे बनेगा तो उल्टा नाम लेंगे, और जो उल्टा होता है उसका नाम वास्तविक होता है। कहाँ बना, तो आप कहेंगे जहाँ था वहीं बना। कहाँ था? वक्रता केंद्र पर था। तो कहाँ बना? वक्रता केंद्र पर बना। वक्रता केंद्र पर बना। 2 बातें हो गई, कैसा बना, उल्टा बना, कहाँ बना, वक्रता केंद्र पर बना। साइज बताएंगे, साइज छोटा या बड़ा तो कुछ नहीं ना, छोटा ना बड़ा, ये बराबर बनता है। जितना बड़ा ये वस्तु होगा, अगर इसकी लंबाई x होगी तो इसकी भी लंबाई x होगी। जब आप इंच पट्टी और प्रकार से बनाएंगे तो नाप करके तो ऐसा ही बनता है, बराबर बनता है। चौथी चीज़ वास्तविक होगा कि आभासी होगा, तो जब दर्पण के बाएं बनता है यानी परावर्तक तल की तरफ, ये परावर्तक तल के इधर बनता है तो ये हमारा वास्तविक बनता है। साथ ही साथ एक चीज़ और मैं बता दूँ, जब उल्टा बनेगा तो वास्तविक का नाम लेंगे आप। अगर उल्टा बनेगा तो वास्तविक होता है, सीधा बनता है तो आभासी होता है। तो 4 सूचना आपसे पूछी जाती है। तो इसमें मैं किताब में जो स्टेटमेंट लिखा है मैं उसको बाँच देता हूँ, सुनिए। लिखा है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है तब उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक होता है, उल्टा होता है, वस्तु के आकार के बराबर होता है। तो सारी कहानी हो गई। कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र पर कहीं दिया बनता है। तो 4 बातें हमको बतानी। उसके बाद मैं 4 डिस्कस करता हूँ। जब वस्तु वक्रता केंद्र C फोकस F के बीच हो। चौथा नंबर है वक्रता केंद्र C और फोकस F के बीच हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र C तथा फोकस F के बीच हो, तब देखिए तो ये दर्पण हमने बना दिया। फिर ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ध्रुव हो गया, इसका वक्रता केंद्र कहीं यहाँ आएगा और ये हमारा फोकस। तो हमारी वस्तु कहाँ होगी, कहाँ रखना है? C और F के बीच। तो यही C है, F है, इसके बीच रखना है तो रख दीजिए ऐसे। लंबाई से कोई मतलब नहीं है, जितना बड़ा आप बनाना चाहें, छोटा बनाना चाहें, आपके ऊपर डिपेंड करता है और कापी के साइज़ पर डिपेंड करता है। पेपर आपने क्या यूज़ किया है, कापी पर बनना चाहिए, छोटा बड़ा से नहीं मतलब है। तो पहली किरण क्या लेते हैं तो याद होना चाहिए मुख्य अक्ष के समांतर। कहाँ से होके जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर होके जाएगी, पहली चीज़। दूसरा कहाँ से लेते हैं? FPC में से कोई एक। चलिए तो मैं पहला ले लेता हूँ मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य के समांतर जाने वाली फोकस से जाती है, तो ये नंबर 1 गई और नंबर 1 परावर्तित होकर के फोकस से रिटर्न हो गई। पहला हो गया। दूसरा 4 F से लिया जाए, चाहे C से लिया। C से तो ले नहीं पाएंगे
चूँकि सी बाहर हो गया तो हम लोग हमेशा इधर देखते हैं, तो मैं पी से ले लेता हूँ, पी से ले ले रहा हूँ। पी पर डाल दिया जाए तो पी पर डालने की कहानी ये है कि ये अविलंब होता है, जितना डिग्री ये बनेगा, अगर ये 40 डिग्री बनता है तो 40 डिग्री नीचे भी आप बना दीजिए, 40 डिग्री नीचे भी बनेगा तो ये किरण ऐसे जाएगी। तो यहाँ दोनों कटी, ये नंबर 2 वाली गई और परावर्तित होकर के नंबर 2 वाली आई। तो नंबर 1 और नंबर 2 जहाँ काटते हैं वहीं इमेज बनता है। तो यहाँ काटे हैं तो यहाँ इमेज बनेगा। अब लाइन से हम लोग ऐसे इमेज दिखाते हैं, चूँकि लाइन के नीचे बन गया तो अब इंफॉर्मेशन दे दिया जाए, क्या क्या सूचना देंगे, 4 सूचना। पहली सूचना कैसा बना, तो उल्टा बना, क्योंकि जब भी नीचे बनता है तो उल्टा बनता है। कहाँ बना, तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, इसको अनंत बोलते हैं। एक इधर आएंगे तो इसको अनंत मानते हैं। तो कहाँ बना, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बना। तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। चलिए 2 बातें हो गई। तीसरी बात साइज बताते हैं, साइज कैसा बना, तो वस्तु से बड़ा कहेंगे। ये वस्तु है, जिसका बनाते हैं उसको वस्तु मानते हैं, जो बनता है वो प्रतिबिंब है। तो क्या कहेंगे, कहेंगे वस्तु से काफ़ी बड़ा बना। लेकिन हम लोग काफ़ी बड़ा नहीं कहते हैं, वस्तु से बड़ा। साइज के बारे में चर्चा हो गई। अब अगर उल्टा बना है तो वास्तविक का नाम देते हैं। ये तो रटा है। ये 4 इन्फॉर्मेशन देंगे, बनाने के बाद खुद पता चल जाता है। हमको रटने, बहुत बच्चे क्या करते हैं, रट लेते हैं। ये हेडिंग पढ़ेंगे और रट जाते हैं। मैं आपको कभी सलाह नहीं दूंगा कि आप रटिए, आप फिगर बनाएंगे, फिगर खुद बताएगा, सारी कहानी फिगर दे देता है, कोई ज़रूरत नहीं है रखने की। तो फिगर क्या क्या कहानी दे रहा है, कह रहा कि जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच होती है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र अनंत के बीच बनता है। सही बात है, वक्रता केंद्र अनंत के बीच बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वस्तु से बड़ा बनता है। अब आइए नंबर 5, जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर हो, 5 वाला हम लोग डिस्कस करते हैं। तो मैं आप लोगों को 2 मिनट का मौका दे रहा हूँ। इस फिगर को आप लोग बना करके और अपनी सूचना अपने पास एकत्रित करेंगे, फिर मैं बताऊँगा, अपनी सूचना को मिलाएंगे हमारी सूचना से। आप बनाना शुरू करें। हमारा प्रश्न है, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु फोकस पर हो, जब वस्तु फोकस पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस या पर हो। तो इसकी सूचना 4 सूचना आपको बतानी है। आप फिगर को बढ़िया से बनाएंगे, कापी पर भी बनाइए तो बढ़िया से लाइन खींचिए, लाइन टेढ़ा मेढ़ा ना हो, और इसको भी गोल बनाइए ताकि पता चले इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ पर है। बढ़िया से बनाएंगे। फिर पी और सी क्लियर हो जाता है तो ठीक बीचों बीच में ध्यान से आप एफ को ट्रेस करेंगे, उसके बाद फिगर बनाना शुरू करें। आइए हम इस फिगर को बना के आपको बताते हैं। जब वस्तु फोकस एफ पर हो तो देखिए ये हमारा फोकस है। सभी स्टूडेंट ध्यान दें, ये फोकस पर हमने वस्तु को रख दिया। तो पहली किरण को हमेशा हम मुख्य के समांतर लेते हैं, एकदम रटा रटा आपको याद होना चाहिए। और ये जब यहाँ से रिटर्न होती है, परावर्तित होती है, तो फोकस से होके जाती है। इसको आप इंच पट्टी से खींचेंगे तो फिगर आपका ज़्यादा सही बनेगा। तो पहली किरण हमने मुख्य के पैरेलल लिया और परावर्तन के पश्चात ऐसे निकल रही है, इसको दिखा दिया गया। दूसरी किरण हमारा नियम कहता है कि या तो एफ से, या तो पी से, या तो सी से, कहीं एक से और गुजारते हैं। तो इसको मैं गुजार रहा हूँ पी से। देखिए मैं पी से गुजार रहा हूँ, पी। तो जब पी से गुजारेंगे तो आप देख लेंगे यार कितना कोण बन रहा है। लगभग हमको एक कोण 45 डिग्री लग रहा है, देखने से लग रहा है कि 90 का आधा है। तो आप यहाँ से 45 डिग्री का कोण बनाएंगे। जितना ऊपर दिख रहा उतना ही कोण आपको नीचे बनाना है। जब बनाएंगे तो ये ऐसे निकलेगा, तो आप पाएंगे कि ये दोनों रेखाएं पैरेलल चल रही हैं, ये कभी काटेंगी नहीं एक दूसरे को, ये ऐसे चलते रहेंगे। आप इसको कभी भी ये काटेंगी नहीं, ये चलती रहेंगी रेल की पटरी की तरह से, चूँकि दोनों रेखाएं पैरेलल चल रही हैं।
तो जब पैरेलल चलती हैं तो ये हम लोग क्या उत्तर देंगे, कहाँ मिलेंगी? मिलेंगी नहीं, कभी नहीं मिलेंगी। तो कभी नहीं मिलेंगी तो इसको हम लोग गणित की भाषा में कहते हैं कि ये अनंत पर मिलेंगी। कहाँ मिलेंगे? अनंत पर मिलेंगी। ये फिजिक्स या गणित की भाषा है कि जब कोई चीज़ स्पष्ट ना हो पावे तो हम लोग नाम लेते हैं अनंत। कहाँ मिलेंगी? अनंत पर मिलेंगी। तो कह देते हैं कि जो वस्तु फोकस पर रखी है वो किरणा अनंत पर मिलेंगी, अर्थात प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। तो अब आइए 4 इन्फॉर्मेशन दे दें, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 इन्फॉर्मेशन। पहला इन्फॉर्मेशन कैसा, तो कैसे का प्रश्न है उल्टा, इसका उत्तर हमारा आएगा उल्टा। चूंकि उल्टा कैसे जान गया? चूंकि ये इसके नीचे बन रहा है, लाइन के नीचे जब भी बनता है उल्टा बनता है, याद रखिए। दूसरा, कहाँ बना, तो अनंत पर बना। कहाँ बना? तो अनंत पर बना। तीसरा, साइज पूछा जाएगा आपसे, तो साइज कहेंगे बहुत बड़ा। बहुत बड़ा कितना बड़ा ये आप नहीं समझ पाएंगे, बहुत बड़ा, चूंकि अनंत पर बनी रहा है, बहुत बड़ा नहीं है। अनंत का मतलब होता बहुत अधिक दूरी। चलिए चौथा, उल्टा, आभासी, वास्तविक, तो वास्तविक। वास्तविक क्यों? क्योंकि जब भी उल्टा बनता है तो वास्तविक की चर्चा करते हैं। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। किताब में दिया हुआ है कि जब वस्तु फोकस पर होती है तो उसका प्रतिबिंब अनंत दूरी पर बनता है, प्रतिबिंब वास्तविक होता है, उल्टा होता है, वस्तु बहुत बड़ा होता है। सही बात है। तो ये हो गया। अब एक कहानी मैं आप लोगों के लिए छोड़ा हूँ, जो फर्स्ट आइटम छोड़ा हूँ, ये आप खुद बनाएंगे, इसका उत्तर खुद ढूंढेंगे, नहीं आएगा तो फिर आप हमसे डिस्कस करेंगे। चलिए अब मैं आपको एक और कहानी आपके लिए ही दे रहा हूँ। 6वां नंबर की कहानी आप लोग ही बताएंगे। 6वां नंबर कह रहा है कि जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो, तो ये भी आप बनाएंगे। 2 मिनट का मैं टाइम आपको देता हूँ। ध्रुव और फोकस के बीच, जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच स्थित हो, जब वस्तु ध्रुव और फोकस, ध्रुव को P कहते हैं तथा फोकस F के बीच स्थित हो, तो मैं चाहूँगा कि 2 मिनट के अंदर आप इसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। F के बीच स्थित हो। चलिए देखिए, मैं ये वाला कहानी डिस्कस करता हूँ, तो सब लोग अपना अपना मिला लें। हमारा सवाल है, सबसे पहले वृत्त का अगर सेंटर हम बात करें तो वृत्त का सेंटर कुछ यहाँ आएगा, जिसको वक्रता केंद्र कहते हैं। ये सेंटर हो गया। ध्रुव तो आपको पता है, और यह भी हम लोग जानते हैं बीच वाली दूरी पर होता है। चलिए अब हमारा सवाल करता है कि वस्तु ध्रुव और फोकस, यानी ये ध्रुव है, फोकस है, इसके बीच होगा। तो छोटा बड़ा से नहीं मतलब है, आप किसी साइज का ऐसे बना सकते हैं। एक साइज लिया जाए, पहली किरण हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, जो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरेगी। फोकस यहाँ पर है, तो ऐसे इसको ये ऐसे कर दिया गया। चलिए नंबर 1 गई, नंबर 1 परावर्तित होकर के फोकस से परावर्तित हो गई, गुजर गई। नंबर 2 मैं ध्रुव से लेता हूँ, तो इसको अगर लिया जाए तो देखिए यहाँ आएंगे, लगभग बन रहा है 50 डिग्री से ऊपर बन रहा है, 55 डिग्री के करीब। तो खैर जो भी बने उससे हमारा मतलब नहीं, 55 बने 50 बने क्या बने, जितना ही बनेगा उतना ही कोण हमको नीचे भी बनाना है। देखिए मैं नीचे कोण बना रहा हूँ, जितना ऊपर बना उतना ही नीचे बना, तो ये ऐसे जा रहा है। आप देख रहे हैं कि ये दोनों किरणें अगर इधर पढ़ाएंगे तो कभी नहीं मिलेंगी, आप चलते रहेंगे अनंत तक तो ये कभी मिलेंगी नहीं। तो जब दोनों किरणें फैलती जा रही हैं, जब किरणें फैलती हैं तो हम लोग इधर कोशिश नहीं करते, इनको पीछे बढ़ा देते हैं। जब पीछे बढ़ाएंगे तो डैश डैश बनाते हैं। कैसा बनाते हैं? डैश डैश, ध्यान रखिएगा। ये सब तरीका फिगर बनाने का। दोनों को पीछे बढ़ाएंगे तो पीछे कहीं न कहीं काट देंगे। सीधा आपको इंच पट्टी से इसको बढ़ाना है, कहीं न कहीं ये जरूर काट देती हैं। और वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। देखिए वस्तु का प्रतिबिंब लाइन के ऊपर बना है, तो जब भी लाइन के ऊपर बनता है तो सीधा बनता है। एकदम रटी रटाई बात है। तो अब आइए इन्फॉर्मेशन दे दिया जाए। पहली इन्फॉर्मेशन कैसा बना, तो उत्तर है सीधा बना। कैसा बना? सीधा बना। जब भी लाइन के ऊपर बनता है तो सीधा बनता है, मैं आपको कई बार बताया हूँ।
लाइन के ऊपर जब भी बनेगा तो सीधा, देखिए इसका तीर ऊपर है तो इसका भी तीर ऊपर, इसका मतलब सीधा हो गया। दूसरी चीज़, कहाँ बना तो आप बता सकते हैं कहाँ बना, तो कहाँ का उत्तर है कि कहेंगे कि दर्पण के पीछे, इसको पीछा कहा, इसको इधर बनता है तो दर्पण के सामने करते हैं, और जब इधर बनेगा तो कहेंगे दर्पण के पीछे। तो दूसरा उत्तर भी हमने दे दिया, दर्पण के पीछे या पालिशदार वाले तल की ओर। अपनी भाषा को जैसे आप कहेंगे जिधर पालिश है उस तरफ, पालिश वाले तरफ, तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन शुद्ध भाषा में हम लोग दर्पण के पीछे करते हैं। तीसरी बात, साइज की बात करते हैं, तो साइज कहेंगे बड़ा, वस्तु से बड़ा। दिख रहा है आपको, वस्तु से बड़ा सब कुछ दिख रहा है। चलिए चौथा बात करते हैं, सीधा जब बनता है तो इसी का नाम है आभासी। तो सीधा में आभासी, देखिए सी 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 सी, तो इसको आप याद करेंगे। तो जब सीधा बनता है तो आभासी बनता है, सीधा आभासी। अब आभासी कैसे जान गए, जब भी पीछे बढ़ाना पड़ता है इसे डर, इसी का नाम आभासी है। जब भी पालिशदार तल की तरफ कोई किसी चीज़ का प्रतिबिंब बनता है तो आप हमेशा आभासी कहिएगा, चाहे वो समतल दर्पण हो, चाहे अवतल दर्पण हो, चाहे उत्तल दर्पण हो, कोई भी दर्पण हो, अगर पालिश वाले तल की तरफ कोई फिगर बनता है उसको आभासी कहते हैं। ये रटी रटाई करते हैं जो आपको रटनी है। तो इसका भी उत्तर हम लोग दे दिए। अब इसके बाद अगला आइटम हमारा है, अब हम लोग अवतल दर्पण की कहानी लगभग कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग कहानी देखेंगे उत्तल दर्पण की कहानी। तो मैं आगे आपको 429 पर उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना समझाते हैं। ये अवतल दर्पण की कहानी समाप्त हो गई। अब उत्तल दर्पण के बारे में हम लोग जानेंगे। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण में हम लोग कई सिचुएशन देखे, 5-6 सिचुएशन होती है जिसको हमने डिस्कस कर लिया। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की का सिर्फ 2 सिचुएशन होता है, 2 ही अवस्था होती है। पहली अवस्था है जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो। तो आइए इसको डिस्कस करें। उत्तल दर्पण हमेशा ऐसा बनाते हैं, हमारी तरफ उभरा हुआ तल होगा, और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। इसका जो वक्रता केंद्र होता है वो सब दर्पण के, देखिए इसका पालिश वाला तल ये है, यानी पालिश वाले तल की तरफ ही इसकी सारी कहानी होती है। ये पालिश वाला तल है, इधर इसका सी होता है और इधर ही इसका एफ होता है। जबकि उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में ऐसा नहीं था, उसका सब इधर परावर्तक तल की तरफ सी और एफ था, लेकिन इसमें पालिश वाले तल की तरफ एफ और सी होते हैं, जैसा कि फिगर से आप देख रहे हैं। और वस्तु हमेशा हम लोग इधर रखते हैं, उधर नहीं रखते हैं, क्योंकि इधर रखेंगे तो जो किरणें आएंगी फिर वो परावर्तित नहीं होंगी, क्योंकि इधर तो पालिश लगा होगा। आप चेहरा देखते हैं तो पालिश वाले तरफ देखते हैं कि जिधर पालिश नहीं लगा उधर देखते हैं। तो उत्तर है जिधर पालिश है उधर चेहरा नहीं, उधर चेहरा दिखता ही नहीं है। पालिश के दूसरे साइड में, यानी वस्तु हमेशा इधर रखी जाती है। तो पहला प्रश्न हमारा है कि जब वस्तु अनंत पर हो, वस्तु जब अनंत पर होगी तो अनंत किसको माने है? अनंत बहुत दूर की बात करते हैं हम लोग, और अनंत में ऐसी कहानी बनाई जाती है कि अनंत पर जो भी वस्तु रहती है, मान लिया जाए कि कोई वस्तु है वो अनंत पर है, दिखाना तो हमको ही है, हम इसी को अनंत मान लेते हैं। कहीं मानेंगे अनंत तो काफ़ी दूर मानते हैं। तो अनंत से जो भी किरणें आती हैं सब पैरेलल आती हैं। जैसे यहाँ से किरण आ रही है, जो भी किरण आएगी वो मुख्य के पैरेलल, सारी किरणें पैरेलल आती हैं, कोई तिरछा आती ही नहीं है। कहीं आएगी पहले से, मैं 3-4 किरणों को दिखा देता हूँ आपको समझने के लिए। मान लीजिए कि ये सब किरणें, जब भी किरणें अनंत से आती हैं सब पैरेलल होती हैं, मुख्य के समांतर आती हैं।
तो जब ये मुख्य अक्ष के समांतर आएंगे तो यहाँ पर इनका परावर्तन होगा। परावर्तन मैं बता दूं कि परावर्तन की कहानी क्या है। सबसे पहले हम लोग सेंटर से मिलाते हैं। जब सेंटर से मिलाते हैं तो ये हमारा बनता है अभिलंब। हमेशा याद रखिए कि अगर कोई सेंटर से मिला परितक तो वो अभिलंब होता है। इस अभिलंब को थोड़ा मैं पीछे बढ़ा देता हूँ आपको समझने के लिए। पीछे बढ़ा दिया तो ये आपतित किरण है। ये जो किरण है आपतित किरण। हमारा नियम क्या कहता है कि आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है, तो देखिए कोण यहाँ बना, मान लिया जाए कि दिस इज 35 डिग्री, कुछ होगा कोई थीटा बना, तो जितना डिग्री ये बना किरणें उतना ही डिग्री पर परावर्तित होती हैं, उतना ही डिग्री पर ये भी थीटा एक परावर्तन कोण है, ये आपतन कोण है क्योंकि ये अभिलंब है। अभिलंब कैसे जाने, क्योंकि ये सेंटर से जब आता है वही अभिलंब होता है, याद करने वाली बात है। तो ये अभिलंब है, ये आपतित किरण। आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है वही परावर्तित किरण अभिलंब के साथ भी बनाती है। परावर्तित किरण ऐसे ही किरण ऐसे ऐसे आसमान में चली जाएगी, तो ये है परावर्तित किरण। अब इस कोण को कहेंगे आपतन कोण, इसको कहेंगे परावर्तन कोण। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलिए इसको जब हम लोग पीछे बढ़ाते हैं, फिर अभी हमने एक किरण की बात की है, दूसरे किरण की बात कर ले, किसकी भी बात कर रहे हैं, तो यहाँ से भी हम सेंटर को मिला रहे हैं, तो ये हमारा अभिलंब होगा। फिर इसको मैं थोड़ा सा और पीछे भी कर दूँ। यहाँ एक एंगल बन रहा है, एंगल कुछ होगा, अल्फा मान लिया जाए, तो इतना ही डिग्री पर ऐसे परावर्तन होगा, ये ऐसे जा रहा है। इसको जब हम लोग इंच पट्टी से बनाते हैं तो बढ़िया से बनता है। ये परावर्तित किरण है और ये आपतित किरण है। इसी तरह ये भी एक आपतित किरण है, तो इसको भी मैं यहाँ से मिला दूँ। तो यहाँ थोड़ा सा कोण बना, थोड़ा सा का मतलब 10 डिग्री भी, तो थोड़ा सा ही परावर्तित भी होगी। ये किरण इसको ऐसे परावर्तित होगी। इसी तरह एक यहाँ है, तो यहाँ से इसको मिला दिया जाए, इसको पीछे बढ़ा दिया जाए, थोड़ा सा कोण बन रहा है, आपतित किरण या विलंब है, तो ऐसे परावर्तित हो जाएगी। तो ये सब किरण ऐसे परावर्तित हो गए, सब फैल रही। आप देख रहे हैं 4 किरण गई, चारों फैल गई, यानी ये मिलने वाली नहीं है। कोई इधर जा रही है, कोई इधर जा रही है, कोई इधर जा रही है, कोई इधर, ये मिलती नहीं है। ऐसा ही कहानी चलता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब किरण मिलती नहीं है तो इसको पीछे बढ़ाना शुरू करते हैं। हमेशा ऐसा ही करेंगे। जब भी दर्पण में हम लोग काम करते हैं या लेंस में काम करते हैं तो ऐसे पीछे बढ़ाएंगे, तो जब पाएंगे कि सारी किरणें एक ही पॉइंट पर मिलेंगी। ये ऐसी कहानी बनती है कि जब ये पीछे बढ़ाते हैं तो एक ही पॉइंट पर मिलवा करेंगे। उसी पॉइंट का नाम होता है फोकस। उसी पॉइंट का नाम होता है फोकस, यानी फोकस पर मिलती हैं। तो जब इनको पीछे बढ़ाते हैं तो सारी परावर्तित किरणें, ऐसा प्रतीत तो होता है, एक्चुअली मिलती नहीं है, केवल हम लोग आभास करते हैं, कल्पना करते हैं, ऐसा मानते हैं, दिमाग में मन में मान लेते हैं कि ये किरणें फोकस से परावर्तित हुई प्रतीत होती है, यानी फोकस से निकलती हुई, देखिए निकल रही है, लग रहा है कि यहीं से आ रही है। कहाँ से आ रही है? फोकस से आ रही है। कहाँ से आ रही है? फोकस से आ रही है। ऐसा लगता है कि ये फोकस से आ रही है, तो सब फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, यानी फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती है। तो इसका मतलब ये फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है। तो जहाँ मिलती हैं किरणें वहीं इमेज बनता है। तो हम कहेंगे कि उत्तल दर्पण द्वारा यदि कोई वस्तु अनंत पर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब उत्तल दर्पण के फोकस पर बनता है। अब 4 इन्फॉर्मेशन देना है, तो ये 4 इन्फॉर्मेशन के बारे में क्या कहेंगे, कैसा बना। तो ये बिंदु वस्तु बनता है, ये बड़ा नहीं बनता है, ये बिंदु के रूप में पॉइंट के रूप में बना। देखिए ना कहीं छोटा ना बड़ा, इसकी साइज की बात नहीं, तो कहेंगे बिंदु के रूप में, यानी अनंत बहुत छोटा। तो बहुत छोटा हम लोग कहते हैं बिंदु के रूप में, यानी कैसा बना, तो बिंदु के रूप में। लेकिन हमारा पहला होता है, हम लोग उल्टा सीधा की बात करते हैं ना, लेकिन हम उल्टा सीधा की बात नहीं कर पाएंगे, ना उल्टा कहेंगे ना सीधा कहेंगे, क्योंकि बिंदु के रूप में हम बिंदु को, ये बिंदु है तो क्या कहें, उल्टा कि सीधा कुछ नहीं कह पाएंगे। तो सिर्फ हम लोग कह देते हैं बिंदु के रूप में। बिंदु के रूप में पहली चीज़। दूसरी चीज़ कहाँ बना, तो फोकस पर बना, पोजीशन हम बता दिए, फोकस पर बना। कैसा बना, तो आभासी बना। आभासी कैसे कर दिए, क्योंकि पीछे बढ़ाने पर, जब भी पीछे बढ़ाते हैं डैश 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 डैश, जब डैश डैश की कहानी आती है तो आभासी बना। तो हमने सारी कुछ फोकस कर दिया। कितना बड़ा बना, तो बिंदु बना,
फोकस पर बना, आभासी बना, बाकी 3 ही सूचना दे पाएंगे इसके बारे में, छोटा बड़ा की सूचना नहीं देंगे। तो इसमें मैं किताब में जो लिखा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कह रहा कि उत्तल दर्पण के सामने अनंत पर रखी वस्तु देवी का प्रतिबिंब आभासी, सीधा, अत्यधिक छोटा और दर्पण के पीछे फोकस पर बनता है। हाँ, एक चीज़ है कि चूँकि आभासी है तो मैं आपको बताया हूँ सी, आपको मैं बताया हूँ सी माने सीधा, जो आभासी होते हैं वही सीधा होते हैं, तो सीधा भी एक नाम इसमें रख लेंगे, सीधा बना। खैर यहाँ सीधा उल्टा तो कहना बड़ी मूर्खता होगी, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, सीधा कहेंगे। हो सकता है कुछ साइज़ छोटी ही हो लेकिन उसमें साइज़ दिया जाए तो सीधा हो जाएगा। अब दूसरा की बात किया जाए, दूसरा मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको बनाएंगे अधिक से अधिक 2 मिनट। तो मैं प्रश्न लिख देता हूँ, जब वस्तु अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच रखी हो। जब वस्तु अनंत पर होगी और ध्रुव के बीच होगी, अनंत और ध्रुव, जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच रखी हो चाहे स्थित हो, तब आपको सूचना बताना है कि ये कहाँ बनेगा। तो ये हमारा एक्सिस हो गया और ये उत्तल दर्पण हो गया। 2 मिनट का मौका आपको दिया जा रहा है। ये इसका ध्रुव है, बाकी इधर इसको बढ़ा लेंगे तो यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, यहाँ पर इसका फोकस होगा और वस्तु को कहीं यहाँ आप शो करेंगे, क्योंकि अनंत इसी को मानते हैं। तो अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं भी, तो यहाँ मान लेंगे तो इसको कहेंगे ध्रुव और अनंत के बीच में। अब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा तो इसको आप निकालेंगे। चलिए आइए इसको हम लोग बनाते हैं। तो हमारा नियम क्या कहता है, नियम हमको याद है कि पहली किरण हमेशा पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस पे, मुख्य अक्ष के समांतर। रटा है एकदम, आपको दिमाग नहीं लगाना है, यहाँ सिर्फ रट लेना है कि पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है और जो भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी वो फोकस से पास करती है, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो। कहाँ से पास करती है? फोकस से। लेकिन चूंकि इधर पालिश वाला तल है तो फोकस से तो कभी नहीं जाएगी, क्योंकि उधर जाना नहीं है। तो यहाँ रिफ्लेक्शन होगा। अब देखिए रिफ्लेक्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग सी से मिलाते हैं, सी से मिलाने के बाद इसको और आगे ऐसे बढ़ा लेते हैं, फिर देखते हैं कि यहाँ कितना कोण बना। तो यहाँ जो भी कोण बनता है आप एक अंदाज़ा लगा लीजिए, उतना ही कोण इधर बना दीजिए। तो ये ऐसे ऐसे जाती है, नंबर 1 ऐसे गई और ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई। चलिए अब दूसरी किरण लेते हैं। तो दूसरी किरण की कहानी क्या है कि आप पी से ले लीजिए, पी से मैं ले लेता हूँ। तो ये अभिलंब खुद होता है। ये जो लाइन है, चूँकि ये लाइन सी से देखिए होके जा रहा है लाइन, ये लाइन कहाँ से होके जा रहा है? वक्रता केंद्र से। जो भी लाइन वक्रता केंद्र से होके जाती है वो अपने आप में अभिलंब होती है। तो ये आपकी किरण है, ये दूसरा नंबर ये आपकी किरण आई है अभिलंब। तो इसके बीच जो भी एंगल है, इतना ही एंगल आप इधर इसको रिफ्लेक्ट करा देंगे, रिफ्लेक्ट हो गई। अब ये दोनों किरणें देख रहे हैं कि नंबर 1 ऊपर जा रही है, नंबर 1 नीचे, क्या कभी मिलेंगी? तो उत्तर नहीं, कभी नहीं मिलेंगी, क्योंकि दोनों फैल रही हैं। जब किरणें फैलती हैं तो आपस में कहीं मिलती नहीं है। जैसे 2 आदमी ऐसे डायरेक्शन में जाएं तो इधर चलता रहेगा, इधर चलता है, कभी जीवन भर नहीं मिलेंगे, चलते रहेंगे। तो कहाँ मिलेंगे? तो इनको हम लोग पीछे बढ़ाते हैं। तो पीछे बढ़ा दिया जाए सीधा इंच पट्टी लगा करके, और जब भी पीछे बढ़ाते हैं तो डैश 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 डैश, इसको भी पीछे बढ़ा देंगे, डैश 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 डैश। तो अब ये दोनों जहाँ काटेंगे यहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो ऐसे हम बनाएंगे। चूँकि लाइन के ऊपर कटा है इसलिए सीधा होगा, तो छोटा सा बनता है। कहाँ बना? तो हम कहेंगे ध्रुव और फोकस के बीच बना। तो अब इंफॉर्मेशन दे दिए, पहला इंफॉर्मेशन कैसा बना। तो कैसा के लिए आप क्या कहेंगे? कहाँ बना, फिर साइज के बारे में बात करेंगे और फिर आभासी या वास्तविक की बात करते हैं। तो कैसा बना, तो कैसे का कैसा बना क्या उत्तर देंगे? तो हम क्या देंगे?
सीधा बना है। फिर डैश 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 वाली कहानी है तो आभासी तो आप कर ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं। सीधा आभासी मैं आपको कई बार बताया हूँ कि सी आभासी है तो सीधा होगा, सीधा है तो आभासी होगा। तो 2 सूचना तो वैसे ही दिख रही है। कहाँ बना है तो पोजीशन आप बता सकते हैं, एफ और पी के बीच, पी तथा एफ के बीच। ये भी बात समझ में आ गई। अब साइज की बात करें तो कहेंगे वस्तु से छोटा, दिख रहा आपको, वस्तु से छोटा। तो ये इंफॉर्मेशन हो गया। यहाँ देखिए बनाया भी है, कहानी लिखा है कि जो आभासी बनता है सीधा बनता है, आकार में बस से छोटा बनता है। और पोजीशन आप देख ही रहे हैं पी और एफ के बीच में। ये साड़ी दिया हुआ है तो साड़ी का मतलब वही सब इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर दिया है जो हम लोग पढ़े हैं। तो साड़ी से बहुत मतलब नहीं है, साड़ी आप खुद देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद आगे हम लोग अवतल दर्पण के उपयोग क्या है और उत्तल दर्पण के उपयोग क्या है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। पेज नंबर 422 पर नीचे हेडिंग बनाया हुआ है अवतल दर्पण के उपयोग। तो हम लोग सबसे ज़रूरी है यही पढ़ना, उपयोग। क्योंकि कोई चीज़ हम पढ़ते हैं तो उसका दैनिक जीवन में अगर हमारे यूज है तब तो हमारे काम की चीज़ है, और नहीं तो बिना मतलब पढ़े। जैसे हम लोग बूढ़ा छोटी कक्षाओं पढ़े हैं, भाग पढ़े हैं, तो उसका हमारे दैनिक जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। अब मैं महत्व आपको समझा दूँ बूढ़ा पढ़ने का क्या महत्व है। क्योंकि अगर कोई आपसे पूछे कि 1 किलो चीनी का दाम 25 रुपया है तो आपको 1 कुंटल चीनी खरीदना है, यानी 100 किलो। 1 किलो का दाम पता है 25 रुपया, तो 100 किलो का दाम पूछा जाए तो आप क्या करते हैं, गुणा का प्रयोग कर लेते हैं, जो आपके दैनिक जीवन में इसका बहुत बड़ा महत्व। अगर गुणा आप नहीं सीखते तो शायद 100 किलो चीनी का दाम आपके मान का नहीं है बता पाना। जैसे बच्चों से पूछा जाए जो गुणा नहीं जानते हैं कि 1 किलो का दाम 25 रुपया, तो 100 किलो का दाम बताओ, तो बच्चा चुपचाप आपका चेहरा देखता रहेगा, क्योंकि उसको पता नहीं है गुणा होता क्या है। तो ये हमारे दैनिक जीवन का यूज है। हम बाज़ार में जाते हैं, दुकानदार कहता है कि 40 रुपया किलो आलू है, तो हम कहते हैं 3 किलो दे दीजिए। तो अब कितना पैसा देना पड़ेगा, वो 120 रुपया होगा। तो ये गुणा का यूज है। वही चीज़ है, हमने दर्पण पढ़ा तो दर्पण का यूज क्या है। तो दर्पण हम लोग पढ़ लिए, उत्तल दर्पण, अब उसका यूज देख लिया जाए, क्योंकि यूज ही हमारे लिए महत्व की बात होती है। यूज नहीं समझे तो फिर पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो आइए इसका यूज देख लिया जाए। पहला यूज है कि अवतल दर्पण का उपयोग चेहरे का सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए दाढ़ी बनाने के दर्पणों में यूज करते हैं। यानी अवतल दर्पण का यूज है, आप देखे होंगे जो अच्छे किस्म के सैलून है, जैसे यहाँ तो नहीं आपको दिखेगा, लेकिन शहरों में जो बड़े बड़े सैलून होते हैं जो दाढ़ी बनाने का 500 रुपया लेते हैं, अब बाल काटने का भी 200 300 400 ले लेते हैं, तो उनके वहाँ जो दर्पण लगा होता है, शीशा जिसमें चेहरा दिखता है, वो चेहरा बड़ा करके दिखता है। चेहरा बड़ा दिखता है, उससे दाढ़ी चेहरे साफ बनते हैं और अच्छे किस्म के बाल सारे दिखते हैं। आप देखेंगे कुछ कैमरे की क्वालिटी भी होती है कि हर चीज़ों को सेपरेट करके दिखाता है, वही चीज़ है। दूसरा है डॉक्टर लोग मरीजों के अगर मुंह में या कहीं भी अंदरूनी कान में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो लगा लेते हैं और अंदर का जो फिगर है वो बड़ा करके देख लेते हैं। तो ये आपका यूज है। इसमें लिखा है डॉक्टर मरीजों के दांतों को देखना होता है, दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए नाक में, कान में, गले की जांच करने में वो दर्पण यूज करते हैं। तो जो अंदर की चीज़ें छोटी है, आपके मुंह की जीभ छोटी है, वो दर्पण में बड़ी दिखेगी। जीभ में कहीं कोई प्रॉब्लम है या मुंह में अंदर कोई प्रॉब्लम है तो बड़ा दिखता है, उससे पता चल जाता है कितना घाव है, क्या है, कैसे है। तीसरा यूज है अवतल दर्पण का उपयोग टार्च, सर्चलाइट, मोटर कारों, रेलवे इंजनों में प्रकाश शक्तिशाली किरण पुंज प्राप्त करने के लिए। आप देखते होंगे जितनी भी गाड़ियाँ चलती हैं, चाहे वो दुपहिया वाहन हो, 2 पहिए वाला, 4 पहिए वाला, ट्रेन हो, बस हो, ट्रक हो, उनका ऐसा शेप बनाया जाता है। अंदर आप देखे होंगे तो एक बीच में ऐसे बल्ब लगा होता है और ये शेप ऐसे बना होता है। ये है अवतल दर्पण, क्योंकि ये पॉलिश किया हुआ होता है। जैसे अभी आप गाड़ी में बाहर देखें तो ये पॉलिश किया हुआ होता है, पॉलिश नहीं, ये शीशा होता है, पॉलिश तो इस साइड में होता है। ये शीशा बीच में एक बल्ब लगा रहता है फोकस पर, तो ये किरणों को जो है एक जगह फोकस करता है, नहीं तो ये किरणें फैल जाती चारों तरफ। तो ऐसे का मतलब यहाँ जो किरण पड़ती है वो यहाँ फोकस कर देगा, यहाँ जो पड़ेगी उसको भी ऐसे फोकस कर देगा। मतलब
एक जगह पर फोकस कर देता है, रोड पर केवल। ऐसा नहीं कि रोड के ऊपर फोकस करता है, चाहे दाएँ चाहे बाएँ। अगर ऐसा करे तो फिर दिखेगा नहीं चाहिए, तो वो एक तरफ फोकस कर देता है। इसी तरह से टेबल लैंप आप पढ़ते हैं, घरों में टेबल लैंप लगा होता है तो आप देखे होंगे एक ऐसे कैप होता है। वो कैप जो है आपके किताब पर किरणों को आपके आँख पर फोकस नहीं पड़ता है, ऐसे लगा है, आप बैठे हैं तो सिर्फ बुक पर फोकस होता है, बाकी लाइट को इधर उधर जाने नहीं देता है। तो कम लाइट में भी हम आसानी से पढ़ते हैं, आँख पर जो है उसका कोई असर नहीं पड़ता है। अगला दिया है अवतल दर्पण का उपयोग परावर्तक दूरदर्शी में अभिदृश्यक के रूप में होगा। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। एक परावर्तक दूरदर्शी होता है, वो दूर की चीज़ों को देखने के लिए उसका यूज किया जाता है, तो उसका यूज हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अवतल दर्पण का उपयोग सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किया जाता है। सूर्य के प्रकाश को एक जगह एकत्रित करा दें, इसमें भी उसका यूज होता है। जैसे आपने देखा होगा जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं कभी लेंस वाला शीशा पा जाते हैं पावर वाला, तो आपको लगते हैं कागज़ को जलाना शुरू कर देते हैं। अब वो कागज़ जलती क्यों है? क्योंकि सूर्य की तमाम रोशनी, जैसे काफ़ी मात्रा में रोशनी आती है और उसको एक बिंदु पर कंसंट्रेट करा देते हैं। तो मान लीजिए हमको 100 इंटेंसिटी की लाइट मिली और 100 इंटेंसिटी की लाइट हम कम जगह पर अगर रख दें तो लाइट में हीट एनर्जी होती है। जो लाइट आता है, सूर्य उगते हैं तो हमको गर्मी लगती है, आप महसूस करते हैं। रात में हमको ठंडी लगती है, जब सूर्योदय होता है सूर्य दोपहर में और गर्मी लगती है। क्यों गर्मी लगती है? उसका रीज़न ये है कि सूर्य हमको हीट एनर्जी देते हैं। सूर्य से हमको थर्मल एनर्जी मिलती है, जिसको हम लोग कहते हैं ऊष्मीय ऊर्जा। तो ऊष्मीय ऊर्जा और लेंस क्या करता है कि ऊष्मीय ऊर्जा जैसे ऐसे है, वो पूरा सूर्य का लाइट आता है, इसको किसी एक पॉइंट पर कंसंट्रेट कर देता है। जब तक तो दूर दूर कंसंट्रेट होंगी तो इतना पोर्शन गर्म हो रहा है। मान लीजिए हमारे पास अगर इतना पोर्शन है और इसको हम 100 इंटेंसिटी की लाइट हीट देते हैं तो ये चारों तरफ फैलेगा। और यही 100 को हम मात्र इतना ही स्थान पर दे दें तो 100 इतना ही लिया तो ये बहुत जल्दी हीट हो जाता है। अगर दूर तक देंगे तो हीट होने में टाइम लगेगा, लेकिन लेंस क्या करते हैं कि किरणों को फोकस कर देते हैं किसी एक पॉइंट पर। सारी इंटेंसिटी की लाइट एक पॉइंट पर आ जाती है। जब एक पॉइंट पर आती है तो बहुत ज़्यादा, अब इतना ही पोर्शन में बहुत ज़्यादा हीट आ गया, बहुत ज़्यादा ऊष्मा आ गई, इसीलिए कागज़ के टुकड़े जल जाते हैं। ऐसा आप किए भी होंगे और बहुत बच्चे खेलते भी हैं, कहीं लेंस पा जाते हैं तो ऐसे कुछ देर तक रखते हैं, कागज़ जलने लगता है, उनको लगता है कोई आश्चर्य हो गया, कागज़ क्यों जलने लगा। चलिए, तो ये भी होता है। सोलर भट्टियों में यही काम होता है कि सूर्य के प्रकाश को सोलर भट्टियों में कंसंट्रेट करके किसी एक पॉइंट पर किसी चीज़ को हीट करना होता है, तो हम एक जगह पर केंद्रित करा देते हैं, वो चीज़ें हीट हो जाती हैं। फिर इसके बाद है उत्तल दर्पण का यूज क्या है। तो देखिए, उत्तल दर्पण का मैं आपको यूज बता दूं। सबसे अच्छा यूज होता है, जो भी गाड़ियां होती हैं, चाहे वो मोटरसाइकिल हो चाहे 4 पहिए का वाहन हो, जो भी रोड पर चलती हैं, तो आप देखते होंगे ड्राइवर जहाँ बैठा होता है तो ऐसे लेंस लगा रहता है, एक्चुअली लेंस नहीं दर्पण लगा होता है, जिसको साइड शीशा भी बोलते हैं, और उसमें ऐसे देखता रहता है, फिर पीछे की चीज़ें सब उसको दिखती रहती हैं। तो ये क्या होता है, थोड़ा सा आप देखेंगे तो ये उभरा होता है, ऐसे होता है लेंस, मतलब एकदम प्लेन नहीं होता। आप जब भी देखेंगे भले आपको लगे वो प्लेन है, लेकिन वो प्लेन नहीं होता, थोड़ा सा कर्व होता है, मतलब ऐसे होता है, थोड़ा सा ही। थोड़ा सा कर्व से क्या होता है कि मैं थोड़ा सा इसको यहाँ बना के आपको दिखा रहा हूँ। मान लीजिए कोई चीज़ यहाँ है, यहाँ कोई चीज़ है, तो अगर ऐसे कर्व लेंस है तो ये चीज़ यहाँ से जाने वाली प्रकाश की किरण इसमें पहुँच जाती है। कोई चीज़ यहाँ है, यहाँ से जाने वाली प्रकाश की किरण ऐसे पहुँच जाती है, ऐसे पहुँच जाती है। मतलब कहने का मतलब काफ़ी रेंज ये कवर करता है, काफ़ी रेंज को कवर कर लेता है। जबकि अगर यही सीधा होता तो ये काफ़ी रेंज को कवर नहीं कर पाता। तो ये वक्राकार होने के नाते पूरा रेंज कवर होता है, मतलब काफ़ी रेंज इसके परिधि में आ जाते हैं, जिससे ड्राइवर को सारी चीज़ों का फिगर जो है देखने में आसानी होती है। तो हमेशा हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अवतल दर्पण नहीं है, अवतल दर्पण है तो फिर ये रेंज कम कवर करेगा। मैं अवतल दर्पण का फिगर बना के आपको बता रहा हूँ। और समतल दर्पण भी करते तो सभी लोग रेंज कवर करते हैं, लेकिन समतल दर्पण कुछ ही रेंज कवर करता है। और अगर अवतल दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण चूँकि ऐसे घुमावदार होता है तो यहाँ की चीज़ों को ये कवर नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऊपर से स्किप कर जाएंगी। यहाँ कोई चीज़ है तो ये स्किप कर जाएगी, बाहर निकल जाएगी। यहाँ कोई चीज़ है तो स्किप कर जाएगी। लेकिन इसमें अगर यहाँ भी कोई चीज़ है इसको भी ये कवर कर लेगा, यहाँ कोई चीज़ है कवर कर लेगा।
मतलब सारी यहाँ भी कोई चीज़ है तो कवर कर लेता है ऐसे राउंड होने के कारण, तो ये काफ़ी क्षेत्र को कवर कर लेता है। कहने का मतलब पीछे जो भी चीज़ें आती हैं सारी चीज़ें दिखना शुरू हो जाती हैं। और समतल दर्पण में और इसमें तो एकदम दिखेगा ही नहीं, बहुत कम दिखेगा, बहुत रेंज कवर नहीं करेगा। तो ये ड्राइवर का साइड शीशा, उसमें उत्तल दर्पण लगे होते हैं जो काफ़ी दृश्य क्षेत्र को कवर करते हैं। इसमें लिखा है कि उत्तल दर्पण मोटर कारों, ट्रकों, आदमी चालक की सीट के बाहर लगा, जिससे चालक अपने पीछे आने वाले वाहन को देख सके तथा वाहन सुरक्षित चला सके। उत्तल दर्पण सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं, जबकि यह प्रतिबिंब छोटा होता है, परंतु इसका दृष्टि क्षेत्र, यही मैं बता रहा हूँ, दृश्य क्षेत्र या दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है। दूसरा है उत्तल दर्पण का उपयोग सड़कों तथा बाजारों पर लगे प्रकाश लैंपों में परावर्तक के रूप में किया जाता है, जिससे प्रकाश अधिक क्षेत्र में फैला। दूसरी कहानी देखिए क्या है, मान लीजिए जो भी बल्ब आपके बनाए जाते हैं सब ऐसे गोलाकार होते हैं और ये परावर्तक तल होता है, यानी सब उत्तल एक तरह से है। तो ये काफ़ी क्षेत्रों को कवर करते हैं। जो आपका लाइट बनी होती है रोडों पर आप देखे होंगे, तो जो शीशा बना होता है वो शीशा लगभग कुछ ऐसे होता है। ये मान लीजिए पोल है तो शीशा जो कुछ लगा होता है वो ऐसे होता है। उससे ये होता है कि ये प्रकाश को इधर भी फैला देगा, इधर भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, चारों तरफ गोलाकार होने के नाते प्रकाश को बहुत ज़्यादा फैला देता है परावर्तक के रूप में। तो ये इसका एक यूज है। इसके बाद हम लोगों का अगला आइटम है गोली दर्पणों द्वारा परिवर्तन की चिन्ह परिपाटी। परावर्तन की चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी देखिए प्रश्न है गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन की चिन्ह परिपाटी। गोलीय दर्पणों द्वारा यानी दोनों वाली, गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन की चिन्ह परिपाटी। चलिए इसको मैं बता दूं, चिन्ह परिपाटी क्या होती है आप लोग जानते हैं, केवल हमको थोड़ा सा समझाना आपको समझ में आ जाएगा। आपने एक्सिस पढ़ा है, गणित में भी पढ़ लिए हैं, कोऑर्डिनेट के बारे में पढ़े हैं। ये पॉजिटिव, इसको कहते हैं एक्स एक्स का धनात्मक दिशा, इसको कहते हैं एक्स एक्स की ऋणात्मक दिशा, इसको कहते हैं वाई अक्ष की धनात्मक दिशा, इसको कहते हैं वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा। ये चीज़ हम लोग खूब अच्छे से जानते हैं। अब आइए हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी, जैसे हम यहाँ एक अवतल दर्पण को बना रहे हैं, मूल बिंदु पर ही बनाएंगे और मूल बिंदु पर बना करके आपको हम समझाएंगे। देखिए क्या होता है कि जो चीज़ें जब दूरी हम यहाँ से इधर बढ़ते हैं तो प्लस चिन्ह के साथ लिया जाता है, और जब इधर चलते हैं तो ऋण चिन्ह के साथ लिया जाता है। यही चिन्ह परिपाटी आपको समझ में आ गया होगा। यानी हम बात कर रहे हैं कि अगर कोई अवतल दर्पण है, उसके लेफ्ट साइड में कोई दूरी नापनी हो तो हम कहेंगे ऋण चिन्ह के साथ नापेंगे, क्योंकि वो एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा है। और अगर हम दाहिने की बात करें तो अगर अवतल दर्पण के दाहिने कोई चीज़ की दूरी नापनी हो, किसी भी बात की दूरी नापनी हो, कोई वस्तु का प्रतिबिंब कहीं यहाँ बनता है तो हम लोग दूरी निकालनी पड़ती है, तो इसको हम लोग पॉजिटिव चिन्ह के साथ लेते हैं। ठीक इसी तरह से अगर यहाँ कोई वस्तु रखा जाए तो इसकी लंबाई अगर हम मान लें एक्स है तो लंबाई को हम प्लस मानते हैं। इसका मान लीजिए इमेज कुछ ऐसे बनता है, कहीं नीचे इमेज बनता है, इसकी लंबाई कुछ वाई आई तो वाई को हम ऋण चिन्ह के साथ मानते हैं। तो ये भी कहानी आपको समझ में आ गया होगा कि वस्तु अगर ऊपर रखी है तो उसकी दूरी, उसकी लंबाई को पॉजिटिव क्यों लेते हैं, क्योंकि ये लाइन से ऊपर देखिए, लाइन से ऊपर प्लस लिखा हुआ है और लाइन के नीचे क्या लिखा हुआ है, माइनस लिखा हुआ है। यही चिन्ह परिपाटी है। तो दिमाग ज़्यादा नहीं आपको लगाना, सिर्फ गणित में चले जाइए। फिजिक्स को भूल जाइए, हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, गणित पढ़ रहे हैं। और गणित में यही होता है, इधर प्लस मानते हैं एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा, इधर माइनस मानते हैं, इधर हम प्लस मानते हैं ऊपर वाई अक्ष की धनात्मक दिशा, इधर माइनस मानते हैं। तो चिन्ह परिपाटी हमारी समाप्त हो गई, सिर्फ गणित की बात करनी है। अब आइए अगला आइटम हमारा है दर्पण सूत्र, मिरर फार्मूला। तो मिरर फार्मूले को हम लोग
कल के सेशन में डिस्कस करेंगे। आज मैं यही जो है थोड़ा सा चिन्ह परिपाटी को आपको बोलकर भी सुना दे रहा हूँ ताकि ये बात और आपको क्लियर हो जाए। लिखा है इस परिपाटी के अनुसार पेज नंबर 431 पर आप लोग किताब में ध्यान देंगे। लिखा है दर्पण पर प्रकाश किरण सदैव बाईं ओर से डाली जाती है। सही बात है, हमेशा बाईं ओर वस्तु को रखते हैं। ये बायां हमारा हाथ है, तो जब भी कोई भी प्रतिबिंब बनाते हैं तो हम लोग यहीं रखते हैं, कभी भी इधर नहीं रखते हैं, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो। थोड़ा सा फिगर भी मतलब मैं समझा दूँ। देखिए ये अवतल दर्पण है, तो इधर तो पाली सकती, इधर कहाँ वस्तु, दर्पण के हम दाहिने कोई वस्तु रख ही नहीं सकते, रखेंगे तो फिर प्रतिबिंब नहीं बनेगा। इधर रखते हैं तो सही बात है कि दर्पण के बाईं तरफ से प्रकाश डाली जाती है। प्रकाश डालने का मतलब वस्तु का स्थित होना, क्योंकि जो भी वस्तु होता है वहीं से प्रकाश की किरणें चलती है। सब प्रकाश की किरण है, तो ये प्रकाश की किरण हमेशा बाईं तरफ से डाली जाती है। पहली बात, बाईं से दाहिनी ओर, सही बात है। दूसरा है सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष के अनुदिश नापी जाती है। सभी दूरी यहाँ से लेते हैं। आप जानते भी हैं कि ये मूल बिंदु है, इसी का नाम ध्रुव भी है, क्योंकि दर्पण का जो मिडिल पॉइंट होता है उसी को ध्रुव कहते हैं। तो कहीं अगर यहाँ कोई वस्तु है तो हम यहीं से नापेंगे। कितनी दूरी पर है, 2 सेंटीमीटर, तो इसको कहेंगे +2 सेंटीमीटर। और यहाँ कोई वस्तु है, मान लिया जाए 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो यहीं से नापते हैं, तो इसको -3 सेंटीमीटर कहेंगे। ये ध्यान रखिएगा, समझ भी रहे होंगे आप लोग। अगला है जो दूरियां आपतित किरण की दिशा में नापी जाती हैं वे धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं। सही बात है। आपतित किरण की दिशा में, देखिए आपतित किरण की दिशा का मतलब राइट साइड। देखिए इसकी दिशा ये दाहिनी ओर बता रही है। ये किधर चल रही है, हमारे दाहिने हाथ की तरफ चल रही है। किधर चल रही है आपतित किरण, तो हमारे दाहिने हाथ की तरफ इसका दिशा है। तो जो इस दिशा में नापेंगे, इस दिशा में, कहने का मतलब इसके इधर इस दिशा में होता है, और इसके इधर ऐसे होगा। तो जो आपतित किरण की दिशा में नापेंगे वो पॉजिटिव होता है। फिर लिखा अगला, जो दूरियां आपतित किरण के विपरीत दिशा में नापी जाती है, मतलब आपतित किरण ऐसे आ रही है, हम ऐसे नाप रहे हैं, तो ऋणात्मक लेंगे। फिर अगला है बसुत्रा प्रतिबिंब की लंबाई या मुख्य अक्ष के ऊपर धनात्मक और मुख्य अक्ष के नीचे ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिया है। तो वही मैं डिस्कस किया हूँ कि किताब खाली आपको पढ़ लेना है चुपचाप। बहुत ज़रूरी नहीं है कि मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूँ, मैंने इतना समझा दिया, पर्याप्त है आपके लिए। तो आज के सेशन को हम लोग यहीं समाप्त करेंगे, और जो नेक्स्ट आइटम है हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।